अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ, और मेरे साथ हैं मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक। आज बात करेंगे इमरान खान के हवाले से तोशा खाना का जो एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की कोर्ट में मुकदमा है उसमें क्या हुआ। और शुनीद यही है कि इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए उनको ज़ाती तौर पर 7 फरवरी को तलब किया गया है, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक मुकदमा है, वो टैरिन जेड की जो लव चाइल्ड है उसकी वल्दियत के हवाले से। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो है वो एक अजीब सी सूरत हाल है, और वो बनते बिगड़ते बेंचेस के हवाले से है। कोई एक नई प्रैक्टिस जो है वो ऑब्ज़र्व की जा रही है पिछले एक माह से। ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे। और पहले तो बात करते हैं मतीउल्लाह जान साहब, आज जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की पिटीशन थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उनको पहले तो 63(1)(p) के नीचे उस मुद्दत के लिए नाअहल करार दिया, और फिर वो तोशा खाना वाला जो तहाइफ वाला मामला है वो एडिशनल सेशन जज को भिजवाया। उसमें पहले तो उनको कहा गया कि हाँ बिल्कुल ये काबिल समात है, इस पर प्रोसीडिंग होगी। 2-3 कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं जिसमें इमरान खान साहब को मुसलसल एडिशनल सेशन जज की अदालत जो है आवाज़ें दे रही है। क्या पेशरफ्त था उसमें? अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है, ये तीसरी समात आप कह सकते हैं। और एक बार फिर उनको तलब किया गया है, मगर अब की बार उन पे फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए उनको तलब किया गया है। और ये 7 फरवरी की तारीख़ मुकर्रर की गई है, आइंदा मंगल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल की तरफ से। और आज भी इमरान खान पेश नहीं हुए, बावजूद इसके कि उनको आज ज़ाती तौर पे पेश होने का हुक्म था। इससे पिछली तारीख़ में भी उनको ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म था, वो तब भी पेश नहीं हुए थे। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं बैरिस्टर साद, उनकी तरफ से कहा गया पहली तारीख़ पे भी कि उनके वारंट जारी किए जाए, नहीं हुए। आज भी इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से कहा गया कि उनके वारंट जारी किए जाएं, वारंट जारी नहीं किए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का ये कहना था। अब वैसे भी उनको असालतन हाज़िर होना होगा, क्योंकि हम फ़र्द जुर्म आयद करने जा रहे हैं अगली तारीख़ में, तो इसलिए अब वारंट की बात नहीं है। मगर इसके साथ ही उन्होंने जो इमरान खान के वकील थे उनको हुक्म दिया कि वो श्योरिटी जमा कराएं 50,000 की। वो फिर बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कुछ रिक्वेस्ट की अदालत से कि 50,000 ज़्यादा है तो 30,000 कर दें, तो फिर जज साहब ने 30,000 की श्योरिटी। ये 50 और 30,000 की क्या फ़र्क क्या है इसमें? 20,000 रुपये का फ़र्क है। तो फिर वो सिर्फ यही फ़र्क है या इसमें कोई कानूनी और नुक्ता भी है? नुक्ता यही होगा कि शायद वो श्योरिटी वकील साहब खुद श्योर नहीं थे कि वो खान साहब आएंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा 50,000 की बजाय चलो 30,000 में अफोर्ड कर सकता हूँ। तो इसलिए बहरहाल ये बात तो वो गौहर हमारे दोस्त जो हैं वो उन्होंने अपनी पॉकेट से फिर जमा करवाई। बात है, जो भी श्योरिटी बॉन्ड देगा तो उसको फिर वो पॉकेट से जमा कराना पड़ेगा श्योरिटी। तो बहरहाल ये यकीन दहानी कराई गई है, मगर उसके साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा कराए गए हैं इमरान खान के वकला की तरफ से। एक वकालतनामा भी जमा कराया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुसद्दका रिकॉर्ड था वो तमाम रिकॉर्ड अदालत को दिया गया। अदालत ने वही फ़ाइल उठा के इमरान खान के वकला के हवाले कर दी कि ये सब पढ़ के आइएगा आप, और आइंदा तारीख़ पे फ़र्द जुर्म हम आयद करेंगे। तो अब देखना यह है कि 7 फरवरी को क्या होता है, क्या इमरान खान पेश होते हैं या नहीं, और अगर पेश होते हैं तो क्या फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र इस केस में पेश होंगे। मगर आज बैरिस्टर गौहर अली ख़ान पेश हुए। बैरिस्टर अली बुखारी भी इमरान खान की तरफ से उन्होंने दलाइल दिए आज, जो बैरिस्टर अली बुखारी हैं उनकी तरफ से, और उन्होंने बार बार ये कहा। इलेक्शन कमीशन में तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ही पेश हुए थे इस मुकदमे के अंदर, मुझे याद पड़ता है। जी हाँ, शायद अभी भी ये, क्योंकि ट्रायल का केस है जिसके अंदर इमरान खान को 3 साल की कैद की सज़ा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। तो ये अब एक बाकायदा ट्रायल चला है। अगर इसमें इमरान खान कन्विक्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो कन्विक्शन में
फिर वो कुछ अरसे के लिए, जैसे 5 साल का अरसा है शायद, वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये वैसे ही होगा जैसे तौहीन वो अदालत सजा के की केस मुद्दत में। प्लस 5 साल की करने तो तकरीबन 8 साल बन जाते हैं। ये 8 साल, तो जैसे कि यूसुफ रजा अगर गिलानी, अगर होता है मतलब जैसा इफ कि अगर ऐसा होता है तो बहरहाल ये ट्रायल है अभी, और ये देखें अब, लंबा, लेकिन ये है आपको कि क्यों शॉर्ट लगता है कि डेट। काफ़ी लंबा चलेगा ये भी ट्रायल है इमरान खान साहब? क्योंकि देखें ना, फ़र्द जुर्म हाजिर हुए बगैर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती तो ट्रायल उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे ख्याल में ये एक दफ़ा अगर स्टार्ट हो गया तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ख़ुद एक दफ़ा कहा था कि ये फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको सब कुछ जो है बड़ा जल्द भी हो सकता है, इसमें सिर्फ एविडेंस को रिबट करना है। उन्होंने खान साहब पे जो इल्ज़ाम लगा है उसको उन्होंने सबूत के साथ कहना है कि जनाब ये इल्ज़ाम गलत है कि मैंने तहाइफ जो हैं वो ज़ाहिर नहीं किए, या फिर उनको बेच के जो हासिल शुदा आमदन है उसको ज़ाहिर नहीं किया। तो अगर इमरान खान साहब के वकला कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं? मतलब गौहर जो हैं वो हैं इतने कॉन्फिडेंट, वो तो कहते हैं कि कोई मसले नहीं है तो ख़त्म ही हो जाएगा। वाकई ऐसे ही वकला तो हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी तो वो वकालत करते हैं। तो वैसे भी बकौल नहीं बुखारी के केस तो क्लाइंट हारता है, वकील तो नहीं हारता, तो वो वकला तो कॉन्फिडेंस की फीस लेते हैं। अच्छा, एक और भी है, मतलब जो टेरियन जेड खान का जो केस है वो लव चाइल्ड वाला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उसमें भी जो हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के वकील जो हैं अब तो वो भी बीमार हो गए, सलमान अकरम राजा साहब भी, तो उनका भी मेडिकल सर्टिफिकेट और इधर भी मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा। तो ये क्या हो क्या रहा है वहाँ पे, क्या पेश रफ्त है? देखें, लास्ट हियरिंग में एडवोकेट सलमान अकरम राजा ने वक्त मांगा था अपने वकील, जूनियर वकील के ज़रिए, वो नहीं आए थे, और अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमर फारूक को ये बताया गया था कि उनके दांत जो हैं वो फ्रैक्चर हो गए हैं। और चीफ जस्टिस आमर फारूक बार बार लोगों से, हर वकील से पूछ रहे थे कि सलमान राजा साहब को किसने मुक्का मारा है, किसने फ्रैक्चर किए उनके दांत। तो मजाक कर रहे थे ऑब्वियसली, लेकिन शायद उनको ये शक था कि किसी ने उनको मुक्का मार दिया है, किसी क्लाइंट ने या किसी ने किसी बात पे गुस्से में आके। बहरहाल और लास्ट हियरिंग पे कोई जवाब उन्हें जमा नहीं कराया था, हालांकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि तहरीरी तौर पे आपने जवाब देना है, और बल्कि ये आर्ग्यू करना है कि टेरियन जेड वाइट के हवाले से जो रिट दरख्वास्त एक शहरी की आई है मोहम्मद साजिद की, वो दरख्वास्त काबिल समात क्यों नहीं है। तो अभी प्री एडमिशन नोटिस की कार्रवाई चल रही है, अभी बाकायदा नोटिस नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ मगर नोटिस जारी हो गया। बड़े बड़े पहलवान वकला जो हैं अब उसमें उतर गए हैं, सलमान असलम भट्ट भी उसमें आ गए, साबिक अटॉर्नी जनरल सलमान असलम भट्ट, डिप्टी अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर हसनैन जो हैं, और फिर दूसरी तरफ बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, एडवोकेट सलमान अकरम राजा हैं। लेकिन अहम डेवलपमेंट आज की ये है जो ज़राए से पता चला है कि इमरान खान साहब का बायोमेट्रिक हो गया है। बायोमेट्रिक मतलब वो जो अंगूठा लगाते हैं, हाई कोर्ट का एक रिक्वायरमेंट है तो कोई भी डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए, तो वो आज शायद नादरा के ज़रिए उनका बायोमेट्रिक हो गया है। डीएनए तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन बायोमेट्रिक हो गया तो उनका आज, तो वो अब देखें, अभी परसों उनकी तारीख है, लड़ाई डीएनए की है। नहीं, वो तो डीएनए की नौबत तब आएगी ना कि अगर वो डिनाई करेंगे। अभी तक ऐसा कोई डिनाइल तो नहीं है, तो अगर कोई डिनाइल हुआ तो हाँ जी, क्या आप क्या कह रहे हैं? फाइलिंग होगी, फिर कोई केस फाइल, जाहिर है वो जवाब दाखिल करने के लिए, नहीं जवाब के लिए तो नहीं, मेरा ख्याल है पिटीशन के लिए होता है, जवाब के लिए भी होता है पीछे नहीं, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए, उन मज़ीद कोई डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए, और जो रिस्पांस जो रिप्लाई जमा कराते हैं उसके लिए भी रिस्पांडेंट का भी वो बायोमेट्रिक चाहिए होता है। हाई कोर्ट के रूल्स तो हाई कोर्ट के अंदर है, सिर्फ पिटीशनर का होता है। अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याद है हमने एक दरखास्त की थी, उस दरखास्त को वापस लेने के लिए पूरा बायोमेट्रिक हुआ था और फिर उसके बाद वापस। सो ये सारा प्रोसीजर है मलिक साहब। अच्छा नहीं, वो मेरा ख्याल है कि इसमें जो मैं पीटीआई इमरान खान साहब ने एक मीटिंग भी अपनी लीगल टीम की बुलाई, तो फैसला ये हुआ कि फारूक नाइक साहब वाला स्ट्रेटजी रखी है, फार्मूला, लेकिन वो फार्मूला नाइक साहब ही कर सकते हैं, ये तो नहीं, ये प्रोफेशनल वकील एक अल्तवा ले लेंगे, दो ले लेंगे, बड़ा मुश्किल है। नाइक साहब इस तरह नहीं लेते, वो कोई इंटरम ऑर्डर चैलेंज कर देते हैं या कोई और कोई काम, ये तो यहाँ जो है ये है कि जी मामले को उस वक्त तक लटकाया जाए जब तक जो है वो कोई सियासी हालात तब्दील नहीं होते मुल्क में। तो मेन उनका ये भी था कि जो लीगल टीम उनकी है वो एक तो कहते हैं कि अली ज़फ़र साहब ने तोशा खाना में जो डिफेंस दिया इलेक्शन कमीशन में वो बहुत जल्दी दे दिया, उसको भी नहीं अभी तक देना चाहिए था, वो उसकी वजह से ही केस जो है वो काफ़ी हो गया कि एडमिटेड फैक्ट एडमिट कर लिए हैं कि ये चीज़ें। अब तो इलेक्शन कमीशन में तो उस चीज़ों से विड्रा नहीं कर सकते जो चीज़ें इन्होंने यहाँ स्टेटमेंट दे दी है। तो मेरा ख्याल है कि जो ये केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिनियान वाला,
ये सिर्फ एक है दबाव, असल केस जो है वो तोशाखाना है और उसमें एडमिटेड फैक्ट बहुत से हैं, बस एक प्रोसेस होना है। मुझे तो लग रहा है कि वो जो एविडेंस रिकॉर्ड होने हैं वो 2-3 हेयरिंग में रिकॉर्ड हो जाएंगे और अगर क्रॉस एग्जामिन भी तो होगा ना। और दूसरा ये मसला है कि अगर इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वहाँ रिलीफ नहीं मिलता, फिर क्या होगा? क्या वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आएंगे? हाँ, लाहौर हाई कोर्ट चले जाएंगे। वैसे ये बड़ा है, कल सुना है किसी ने बताया कि पीटीआई ने 32 पिटीशनें लाहौर हाई कोर्ट में मुख्तलिफ चीज़ों में मामलात पे लाहौर हाई कोर्ट में की हैं। 32 पिटीशन, 32 पिटीशन। हाँ, और वो लाहौर हाई कोर्ट में, मतलब हर चीज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं, अब लाहौर हाई कोर्ट जा रही है। और लाहौर हाई कोर्ट में बड़ा, अभी आपको पता है ये एक जो मुकदमा चल रहा है, जो एडवोकेट जनरल पंजाब के ऑफिस में केयर टेकर गवर्नमेंट है उसने उनको डिनोटिफाई किया कि हुकूमत बदल गई है, तो आप तो वैसे भी उस हुकूमत के सरकारी करिंदे थे, मतलब सियासी कारकुन थे। अहमद अवैस साहब तो उनका ऑफिस भी होल्ड करते हैं, तो उनको फारिग किया था। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने इस इकदाम को केयर टेकर के चैलेंज कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। हसनात साहब, बड़ी मज़े की कहानी है उसके अंदर। और ये वो फाइलिंग होते होते 1 बज गया, मतलब जिस वक्त अदालत का रूटीन का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो ये मुकदमा जब वो फाइल हो गया वहाँ पे, तो वो मुकदमा जाके एक और जज साहब जो हैं उनकी अदालत के अंदर लगा, उनके सामने फिक्स हो गया। तो कहने वाले ये कहते हैं, बतौर ज़राए हमारे जो हैं वो कहते हैं कि जनाब वो मुकदमा जब वहाँ फिक्स हुआ तो वो जो जज साहब थे वो अपना बोर्ड जो है वो साफ़ कर चुके हुए थे, तो उन्होंने उस मुकदमे को मंडे के लिए यानी कल के लिए फ़िक्स कर दिया। आपको पता है क्या हुआ फिर? उसके बाद एक और तेज़ तब्दीली हुई उसमें। उसके बाद वो मुकदमा जो है वो वापस जो है वो चीफ जस्टिस ने अपने पास मंगाया। कौन चीफ जस्टिस? अमीर भट्टी साहब। अच्छा, अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के। और उसके बाद जो है वो मुकदमा एक और जज साहब के सामने लगाया गया शाम 4 बजे, और उन जज साहब को अपने घर से बुलाया गया। अच्छा। वो आए और आकर उन्होंने स्टे किया। जस्टिस आसिम हफीज़ साहब जो हैं वो आए और उन्होंने फिर मुकदमा सुना, और जो बेचारे रिस्पोंडेंट्स थे वो जो है और फ्री कैन वो इंतज़ार में ही रहे, और हियरिंग शुरू हो चुकी जब उनको पता लगा, फिर वो भागे भागे वहाँ पे गए। तो ये कुछ जो है वो हो रहा है। देखिए, ये बेटर ऑफ परसेप्शन तो है। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी जब से आमिर फारूक साहब आए हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग का ये है कि जी लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई को बहुत फेवर मिल रही है। किसी ज़माने में ये इल्ज़ाम पीटीआई वाले लगाया करते थे नून लीग के। वही मैं कह रहा हूँ कि अब यही सूरत हाल है कि वहाँ जो लाहौर हाई कोर्ट में सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है कि भाई आपने असम्बली डिसॉल्व की है, ज़बरदस्ती तो किसी ने नहीं करवाई। अब जाएं आप एडवोकेट जनरल ऑफिस छोड़ दें, यानी 97 लोग और 98 अच्छा, अब ये 98 लोग जो हैं, मुझे ये बताएं कम से कम 5 लाख रुपए भी अगर तनख्वाह कयूम साहब, मैं ये कम से कम, हालांकि सुना है कि लॉ अफसर जो हैं इनकी तनख्वाहें, पंजाब के जो लॉ अफसर हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो बेचारा यहाँ 4-5-6 लाख रुपए ले रहा है, और जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है वो 8 से 9 लाख रुपए की ये हदायत भी जो है वो इमरान खान से लेंगे, वज़ीर आला से नहीं लेंगे। ये कारकुन उनके एक्टिविस्ट हैं वो पीटीआई के सारे। और उन्होंने यहाँ, आपको याद है अहमद अवैस साहब ने यहाँ ये पीटीआई का लायर्स फोरम का एक फंक्शन भी किया था, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है। और इसमें कयूम साहब, एक तो पीटीआई नून का है ना आंसर, दूसरा आप देखें तो इसमें क्लोजली इन लॉ अफसरों को देखें जो रिमूव हुए हैं वो प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान ग्रुप के हैं, और जो आए अपॉइंट वो आसमा ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप के हैं। और बाहर का इलेक्शन है लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन की वजह से, जैसा आपको पता है, राना आसिफ का कि आज मैंने बार वालों से पूछा, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी की, मैंने कहा जी वो राना आसिफ का मसला, वो कहते हैं जी लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन हो गया तो मसला हल हो जाएगा, फिर फिलहाल यानी ईगो के लिए। और आपको पता है स्टे के लिए उनकी ये इसी केस के अंदर जो आसिम हफीज़ साहब ने दिया था उसके अंदर स्टे किस बुनियाद पे दिया गया था कि जी पाकिस्तान वो पंजाब बार काउंसिल के वो इलेक्शन होने हैं तो वो उसको हेड करना है अहमद अवैस साहब, क्योंकि एडवोकेट जनरल वो हो नहीं सकते हैं। अच्छा, वो तो कोई भी हेड कर सकता है, एक्स ऑफिशियो होता है ना, कोई अहमद अवैस की जात तो नहीं है। अब उसमें नई बात ये है मतीउल्लाह जान साहब, जो तुरफा तमाशा वो ये है कि ये 98 भी हुक्म इम्तना मिल गया उनको, और जो नए अपॉइंट हो गए हैं, कितने 40 के कितने लोग हैं वो भी रहेंगे। और जो है जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने इनको कहा है कि आप पेश नहीं होंगे, हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। ये जो 98 और तनख्वाह दोनों जो है वो जेब अवाम की कटी है, जेब अवाम की कटेगी। एपी में भी जो लॉ अफसर थे उन्होंने भी कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला चैलेंज कर लिया अपनी अपॉइंटमेंट का। ये
अब ये लॉ अफसर जो, मैं हैरान हूँ जब असम्बली डिज़ाल्व हो गई अच्छा, है। एक और भी खबर है और वो ये है कि असद उमर साहब ने जो मोहसिन नकवी साहब की बतौर केयर टेकर अपॉइंटमेंट चैलेंज की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ात लगा के उसको वापस कर दी है पिटीशन उनकी। नहीं वही है कभी बारह मेरे ख्याल वकीलों हो गए इतराज़ात लगा के वापस कर दिए गए हैं। अच्छा 1 बजे तक तो अच्छा वो लग गए हैं इतराज़। हाँ, अब ये नहीं प्रोसेस लंबा। इतराज़ात लग गए हैं और उसके ऊपर वो ये सुप्रीम उन्होंने कहा कि ये स्कैंडलस जुबान इस्तेमाल की गई। अच्छा, उसके अंदर राजा रियाज को भी और उसको भी और पता नहीं किस किस को और इलेक्शन कमीशन को भी, सबको फ्रीक बनाया गया है। सिद्दीकी साहब की कयूम petition साहब थी। हाँ। पहले अली जफर साहब थे जी कि मैंने करनी है पिटीशन, बाद में चौधरी प्रजलाई और अली जफर साहब, आपको पता है इनका बड़ा तल्लक भी है जो है वो मुख्तदर हलकों से भी, और ये वो तो इन्होंने फिर ये है कि जी वो एक तो उन्होंने कहा मेरा सुकैरा साहब से रिश्तेदारी है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब को आगे की है। हाँ, हाँ। तो अब इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने वो ड्राफ्ट की है पिटीशन और फिर वेट कहते हैं ये जो भी देखी इन्होंने है। तो अब ये मामला है कि आपको याद है वो कासिम सूरी वाले केस के अंदर भी ये पेश हुए थे इम्तियाज सिद्दीकी साहब, और इनके आर्गूमेंट्स क्या कमाल के थे। जी जी, तो वो अब ये मामला है, अब देखें सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है ये अब एतराज़ लगे हैं तो अब अपील दायर होगी, फिर उसके बाद ये बेंच चैम्बर में केस लगेगा, तो कम से कम 2-3 हफ्ते तो ये कयूम साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मुकदमाबाजी होती है, ख़ास तौर पे रिटर्न जो दायर की जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट सू मोटो लेती है, इसमें हर सूरत में वकीलों की चांदी होती है, अवाम की जेब करती है। सरकार को अपने सरकारी वकील छोड़ के प्राइवेटली बड़े वकील हायर करने पड़ते हैं, करोड़ों रुपये फ़ीस मुकर्रर होती है। और अभी हाल ही में जो ये अहमद अवैस एडवोकेट जनरल पंजाब की और दूसरे लॉ अफसरों की तैनाती का मामला था, इस केस में पंजाब हुकूमत मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने 1 करोड़ 15 लाख रुपए की फ़ीस के साथ बैरिस्टर मंसूर अवान को हायर किया। उस फ़ीस को नोटिफिकेशन भी सर्कुलेट हो गया और उसके बाद खैर बैरिस्टर अवान ने तो इनकार कर दिया पैसे लेने से। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी मुकदमाबाजी होती है, चाहे आप हुकूमत में या अपोजिशन में, आप जब भी करते हैं तो जेब अवाम की करती है, वो करोड़ों रुपए फ़ीस, और फिर ऐसे नालायक सरकारी अफसर भर्ती किए जाते हैं, सरकारी लॉ ऑफिसर, कि उनको फिर प्राइवेटली लॉयर भी हायर करने पड़ते हैं। तो ये हुकूमतों की भी नालायकी है और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से भी कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इस पे तो जजमेंट भी है बाकायदा तौर के, प्राइवेट लॉयर एंगेज करने के हवाले से कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, वो हों तो फिर होती है ना। अटॉर्नी जनरल का फटा वो तो अनवर वो मंसूर अवान साहब जो हैं वो तो शरीफ आदमी है, उन्होंने कहा कि मैं कोई फीस नहीं लूंगा, और फिर उसको वो उन्होंने कहा अच्छा जैसे किया। लेकिन अब की बारी उन्होंने की है, पहलों का हमें नहीं पता। नहीं तो वो क्यों, उनका तो मेरा ख्याल है ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत का वकील का तो काम है, वो तो नहीं। छोड़ते। अच्छा आ जाए उस तरफ आ जाए, अटॉर्नी जनरल की एक अपॉइंटमेंट में बात आ रही है कि वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको पता है कि अटॉर्नी जनरल का तैनाती नहीं हो रही कि जी वो तवील अरसे से कि जी एक सेक्शन से जब रजामंदी हो तो तब जो है वो मंसूर अवान का नाम, एक सेक्शन का क्या मतलब, मंसूर अवान का वो सेक्शन जुडिशरी के अंदर जानते हैं मुझसे। चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं असनाद साहब, किसकी बात कर रहे हैं आप डिनाई कर दें मतलब चीफ जस्टिस मुराताब बंदयाल साहब का कोई राय रखते हैं अटॉर्नी जनरल की तैनाती के हवाले से? ये बात फॉर्मली तो कोई नहीं रखते, फॉर्मली नहीं रखते, मैं ये कहूँगा फॉर्मली कोई ऐसी कोई खत किताबत नहीं, फॉर्मली रखते। अच्छा उसमें ये हुआ कि पहले जी मंसूर अमान रिजेक्टेड, वो आकिल बालिग और वो मतलब है कि ये है वो मतलब है कहीं नौजवान है, हाँ नौजवान है, हालांकि ये अच्छा फिर फैसल नकवी का नाम है, हालांकि वो सुना है केयर टेकर सीएम ने भी प्रपोज किया, उनके रिलेटिव भी अच्छा उनका नाम, उनकी मुलाकात भी सुना हुई है यहाँ। अच्छा तो उसके बाद उनका भी जी रिजेक्टेड, हाँ रिजेक्ट, बट नहीं वो भी आकिल बालिग या पता नहीं जो भी होगा। अच्छा शायद वही से तो यंग तो ज़्यादा नहीं होंगे जो आए सुप्रीम कोर्ट में, बैरिस्टर मंसूर अमान हैं, मैच्योर हैं, हाँ 2031। तो अच्छा उसके बाद उसके बाद हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने जो है वो कहा कि चले जी एक तीसरी गुगली फेंक दें, तो उनको गले पड़ गई, उन्होंने कहा मुस्तफ़ा रमदे, तो चीफ यहाँ से आके इंडोर्स। अच्छा वो सुना है कि लंदन से कहा कि ना वो रिजेक्टेड। तो ये अब ये मामला है कि अब रमदे साहब भी नहीं तो 3 यानी नाम मुस्तफ़ा मंसूर अमान, फैसल और मुस्तफ़ा रमदे। अच्छा मुस्तफ़ा रमदे का तो ये था कि इन्होंने कहा चले जी खुश हो, मुस्तफ़ा रमदे वो जस्टिस खलील रमदे के बेटे जो है, वो यहाँ से जहाँ से भी था वो उन्हें इंडोर्समेंट दे दी, क्योंकि वो आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के डायरेक्ट हैं। अब आजम साहब का पत्ता बीच में कट जाता कि वो यहाँ से वो डायरेक्ट हैं, अटॉर्नी जनरल ऐसा आता जो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के, आपको भी पता है उनका बड़ा तल्लक है, सीधा उनको लॉ मिनिस्टर की ज़रूरत ही नहीं थी।
लेकिन वो पीर में आज़म साहब तो जो भी सुना है कि वहाँ शरीफ फैमिली के अंदर से ही उसमें आ गया कि नहीं जी वो रिजेक्टेड। अच्छा। अब ये है, और जो सलमान भट्ट साहब की बात अच्छा, है, अच्छा हाँ। वो पूरी स्टोरी हाँ, आपको। हाँ, सलमान भट्ट साहब वो कहते हैं जी कि जो ला अफसर लगाए हैं इन्होंने, कोई हिस्सा जो है कुछ पीपल्स पार्टी का है, कोई नून का है, JUI का है, मुझे 3-4 ला अफसर जो है ना, या तो मैं प्रोफेशनल साथ लाऊं तो तब मुझे, साथ ही उन्होंने जो है उन्होंने और कोई 1-2 मुतदर जो ताकतवर तबके हैं जो आपको पता, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, वो कौन सा है एलाई, क्या नाम है उनका जो शहजाद इलाई। शहजाद इलाई जो है वो अटॉर्नी जनरल होंगे। लेकिन उस पर अड़ गई हुकूमत। उन्होंने कहा जी कि अगर हमारा मंसूर अमान नहीं एक्सेप्टेड, मंसूर और दूसरा फैसल नहीं, तो फिर हम जो है वो शहजाद इलाई में। तो ये में अगर ये आईनी अहदेदारों की सोच है और ज़हनी सत्ता का आलम है, तो फिर किसी को भी आप सर्रा चलते को पकड़ के अटॉर्नी जनरल लगा दें। एक तरफ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात होती है और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल जैसे ओहदे की तैनाती में भी मुदाखलत, ये तो इंतहाई शर्मनाक बात है। वो देखें ना आप, आर्टिकल 100 जो है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि जुडिशरी ने बहरहाल जी। अच्छा ये बताएं सनात साहब, ये जो पिछले अरसे से बेंचेस बन रहे हैं, सुबह सुबह मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं सीनियर, मतलब हमने पिछली दफ़ा भी कहा था कि काजी फाइज़ साहब को 2 रुकनी बेंच दिया जाता है, फिर उसके बाद पहले 2 था ना, 2 रुकनी बेंच दिया जाता है, फिर उसके बाद 11 बजे के बाद एक स्पेशल बेंच बना दिया जाता है, और वो एक जज साहब जो हैं वो स्पेशल बेंच में चले जाते हैं। एक काजी साहब थे 10-11 बजे जड़ा के ने हाथ साफ करके थे बैजो चैम्बर दे विच। इसी तरह से और भी हो रहा है। अब तो चीफ जस्टिस भी बड़ी जल्दी उठना शुरू हो गए। ये बेंचेस की ये क्या नई फॉर्मेशन हो रही है, जूनियर जजेस बेंचेस जो हैं वो हेड कर रहे हैं, ये क्या कहानी है? देखिए 9 बेंचेस इस वक्त तश्कील इस हफ्ते भी दिए गए हैं और पिछले हफ्ते भी, ये महीने से तकरीबन चल रहा है। ये होता ही है कि चीफ जस्टिस जो है वो 9:30 बजे उनका बेंच होता है, तो 11 बजे तक केसेस की समाअत होती है। उसके बाद चीफ साहब जो हैं वो बेंच में नहीं बैठते। हाँ, कोई स्पेशल बेंच हो जिसमें अब नैबला अमेंडमेंट, वो इस महीने तो अब आपको पता है 2 हफ्ते से नहीं हो रहा, अगले हफ्ते भी नहीं होगा, तो वो फिर उतने 11 बजे तक ही, क्योंकि उसके बाद ऑफिस वर्क होता है और काम होते हैं, आपको चीफ जस्टिस के बड़े काम होते हैं। तो वो क्या माल्टे खाने होते हैं उन्होंने, जो भी मतलब है कि वो अदरक, अच्छा वो ये अब पूरी कहानी आप ही अच्छा मसला ये है कि वो उसके बाद नहीं, अब उसके बाद ये होता है कि 2 बेंचेस बनते हैं। एक मज़ाहिर नकवी साहब हेड कर रहे हैं, उसमें जो क्रिमिनल अपील जेल पिटीशन लग रही हैं, उसमें जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला जो बेंच 1 में थे उनको फिर उधर चले। अच्छा जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का बेंच होता है वो फिर चेंज हो जाता है। हाँ। उनका फिर 2 रुकनी बेंच हो जाता है 11 के बाद। हाँ। पहले वो 3 रुकनी हेड होते हैं, फिर 11 के बाद वो और आयशा मलिक का अलहदा बेंच होता है। अच्छा। और एक जो एजाजुल एहसन साहब और मुनीब साहब हैं, वो दोनों जो है वो 11 बजे तक भी इकट्ठे होते हैं और बाद में भी इकट्ठे होते हैं। लेकिन एक जो जज होते हैं तीसरे, वो पहले उनके साथ मज़ाहिर साहब होते हैं 11 बजे तक, 11 के बाद उनके साथ शायद वहीद साहब हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा जो मैंने 10-12 साल चेस गेम चल रही है, टक 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 टक। चेस गेम से ज्यादा काजी फाइज ईसा साहब को स्नूकर किया गया है। उनके साथ एक ऐसी गेंद लगा दी जाती है कि वो कोई हिट कर ही नहीं सकते, कोई फैसला दे ही नहीं सकते जब तक वो एग्री नहीं करते। अभी जो अटॉर्नी जनरल वाले इशू के ऊपर देखिए, वो उनका बेंच और सरदार तारिक साहब का बेंच वो चलता ही है, वो उसको छेड़छाड़ अब नहीं की जा रही, पहले होती थी, ये जो भी वो उसी तरह ही चलता है। लेकिन जो दूसरे जजेस जो जूनियर बेंचेस में हुए हैं, अब जिस तरह उनमें बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, हाइपर जो डेथ सेंटेंस के, या जो वो अमूमन सरदार तारिक साहब के पास थे, तो अब वो मज़ाहिर साहब के बेंच में होते हैं और उनके साथ जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला है। अब देखें ये नई स्ट्रेटजी है, इसमें मंतक क्या है। लेकिन अमूमन मैंने ये देखा था कि चीफ जस्टिस साहबान जो हैं वो महीने के आखिर में बल्कि जो है वो काम कम कर देते थे, या जो भी ना अमूमन जो है वो 3-4 बजे तक उनके बेंचेस चलते थे। लेकिन इस दफ़ा चीफ साहब जो हैं वो, उन्होंने जो मैंने देखा है कि वो कोई स्पेशल बेंच हो, ये तो अदरवाइज 1.5 घंटे की उनकी अदालत होती है। तो इस दौरान में फिर वो क्या करते हैं? यही माल्टे अदरक खाद। तो मैं इसमें मेरा ख्याल है कि ये अब इसकी मंतक जो है, क्योंकि फुल कोर्ट मीटिंग तो है नहीं, मिनट्स आते हैं ना, तो उसमें रीज़न लॉजिक होती, क्योंकि ये जो मुझे लगा है कि इसमें जूनियर को अच्छा उनको बेंच हेड किया मौका मिल रहा है, अच्छे केसेस उनको मिल रहे हैं। और मतलब सीनियर जजेस को ज़ाया कर दो तो जूनियर की ट्रेनिंग करो। हाँ, नहीं वो भी हो सकता है, या अच्छा चले, वो सीनियर होके ज़ाया नहीं हो जाते। चलें जी, बहरहाल ये कुछ इश्यूज थे जो हमने आपके सामने जो है वो किए। ज़ाहिर है
वो किसी आप ज़माने हंसते में बड़े रहे हैं, आप हंसते क्यों रहे हैं? आप तो महकमा बताएं। ज़राअत की वजह से। अच्छा, वो खाद और बीज का चक्कर है कोई। अभी एक और चक्कर भी है, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। शराय दस्तूर से इजाज़त देने से पहले बनते बिगड़ते बेंचेस और जो सूरत हाल है अटॉर्नी जनरल की तारीफ। अटर्नी जनरल की तैनाती बस अजीब सी, अल्लाह ही शायद कुछ जड़ा है ना, वैसे मुस्तफ़ा रमदे क्या सर? वो चलें जो भी है। अटॉर्नी जनरल नहीं तो कोई जनरल ही ला दे। जैक ब्रांड। ये दोनों बहुत शरारती हैं। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।